दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने से हों, हर रोज आपको टाटा के किसी न किसी प्रोडक्ट से सामना जरूर होता होगा। रोड पर चलती हुई गाड़ियों में सैकड़ों गाड़ियां टाटा कंपनी की देखने को मिलेंगी। आप जो नमक अपने खाने में यूज करते हैं वो भी टाटा कंपनी का ही मैक्सिमम देखने को मिलता है। आप जो ज्वेलरी पहनते हैं उसमें भी टाटा कहीं ना कहीं मौजूद है। टाटा का फेमस ज्वेलरी ब्रांड है तनिष्क। अगर आप चाय पीते हैं तो बेशक टाटा टी का नाम जरूर सुने होंगे। ताज होटल भी टाटा ग्रुप का ही है। टाटा के हॉस्पिटल्स भी हमें देखने को मिलेंगे जो ट्रस्टेड हॉस्पिटल माने जाते हैं, जैसे होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे टाटा एम्पायर के राइज होने की वजह क्या थी। आज के टाइम में दुनिया भर में लगभग 100 से ज़्यादा टाटा की कंपनीज हैं। ये एक रात, एक साल या 10 साल नहीं बल्कि 200 साल से ज़्यादा वक्त लगा है टाटा ग्रुप को यहाँ तक पहुँचने में। दोस्तों, टाटा ग्रुप 150 देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है और तकरीबन 100 देशों में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशन खुद मैनेज करता है। साल 1839 में जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जमशेदजी टाटा अपने फादर के साथ मिलके कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अंग्रेजों ने उस वक्त इंडिया से कॉटन कम दाम पर खरीदकर उसको इंग्लैंड में ले जाकर कपड़े बनाकर वापस इंडिया में महंगे दामों में बेचकर अपने प्रॉफिट मार्जिन को और बढ़ाने लगे थे। ये सब जमशेदजी टाटा और उनके पिताजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो कॉटन ट्रेडिंग के साथ इंडिया में ही कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग करके कपड़े बनाने का सोचने लगे। इसलिए 1877 में उन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल सेटअप किया, जो कि बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर था। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई जो हर कंपनी में देखने को मिलता है। इम्प्रेस मिल के वर्कर अपने काम को लेकर सीरियस नहीं थे। वो किसी न किसी बहाने से ज़्यादा छुट्टी लेते थे। एक डेटा के अनुसार लगभग 20% से ज़्यादा वर्कर हमेशा किसी न किसी वजह से छुट्टी पर होते थे। ये सब देखकर जमशेदजी ने अपना बिजनेस माइंड लगाया और एक इनोवेटिव सलूशन निकाला जो उस वक्त किसी भी देश में नहीं था, ना ही ऐसा किसी ने सोचा था। दरअसल दोस्तों, उस वक्त अंग्रेज सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे और वर्कर को एक जानवर के जैसे काम करवाते थे। अगर वर्कर छुट्टी करता तो उनकी सैलरी काट ली जाती थी, मगर जमशेदजी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने वर्कर के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की, यानी अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाया। जमशेदजी ने मिल में वर्कर्स के बीच कंपटीशन का माहौल सेट किया और उस वक्त बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले वर्कर को अवार्ड भी देने शुरू किए। ये सब आज के दौर में तो नॉर्मल लगता है, पर उस दौरान इतना सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ओवरऑल उन्होंने इम्प्रेस मिल के वर्क कल्चर को फैमिली कल्चर बनाने पर फोकस किया। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर काफ़ी खुश होने लगे, जिसके रिटर्न में वर्कर अपने काम पर ज़्यादा फोकस करने लगे। ऐसा स्कीम उस समय दुनिया में किसी कंपनी में नहीं था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता था। 1880 में जमशेदजी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। उनका मानना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट बनने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है और सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को इंडिया में ही बनाना होगा, जिस वजह से इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया के लोग फिर से किसी और कंट्री का गुलाम न बन जाए। इसलिए जमशेदजी ने इंडिया में अलग अलग एरिया में अपना बिजनेस बिल्ड करना चालू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पंचागनी की पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज भी पंचांगनी जिम फैक्ट्री और स्ट्रॉबेरी के लिए जाना जाता है। जमशेदजी ने फ्रांस से सिल्क वार्म को इंडिया लाने पर ध्यान दिया। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जहां लोकल फार्मर से सिल्क वार्म की ब्रीडिंग करवाई। उनके इसी शुरुआत से इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट मिले। ईयर 1898 के दौरान शहर का डेवलपमेंट शुरू हुआ। इसको देखते हुए जमशेदजी टाटा ने 1898 में मुंबई में ताज होटल बनवाने का काम शुरू कर दिया,
क्योंकि उस वक्त अलग अलग देश के लोग इंडिया में आना शुरू किए और मेनली वो बॉम्बे प्रोविंस यानी आज के मुंबई में रुकना प्रेफर करते थे। दोस्तों, स्टील और आयरन को इंडिया के बिजनेस का बैकबोन बोला जाता है, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां स्टील और आयरन का यूज ना हो। एट लास्ट हमें किसी भी प्रोडक्ट को कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए कोई साधन चाहिए जो बिना स्टील और आयरन का नहीं बन सकता। इसको देखते हुए जमशेद जी ने इंडिया में स्टील प्लांट खोलने का सोचा। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टील बनाने के लिए हमें आयरन, कोल और लाइम वाटर चाहिए, यानी चूना पानी, जिसके चलते जमशेद जी ने 17 साल तक इंडिया में आयरन ओर को खोजने में लगा दिया। अंत में जमशेद जी को साल 1899 में बड़ी मशक्कत के बाद बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन ओर मिल गए, जिसके बाद वो स्टील प्लांट को बनाने पर फोकस करने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली 1904 में जमशेद जी का डेथ हो जाता है। वो अपने इस सपने को और ऐसे ही तमाम सपनों को पूरा नहीं कर पाए। उनके इस विजन को देखते हुए उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इसे पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। दोराबजी का इंटरेस्ट साइंस के फील्ड में ज़्यादा था। उनका मानना था कि इंडिया अभी साइंस के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे है, इसलिए उन्होंने मैसूर के महाराजा कृष्ण राजा वदियार फोर्थ के मदद से बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इस्टेब्लिश किया। सीवी रमन इस इंस्टीट्यूट के फर्स्ट डायरेक्टर बने। जमशेद जी का एक सपना था इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप करने का। इस सपने को पूरा करने के लिए दोराबजी टाटा ने गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ने वाले दूध सागर वाटरफॉल पर 1911 में इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का काम शुरू किए। वक्त था स्वदेशी आंदोलन का, जिसको महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्ट किया था। उस वक्त दोराबजी टाटा ने स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए 23 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अनाउंस किया। स्वदेशी आंदोलन की वजह से लगभग 8000 लोगों ने स्टील प्लांट में इन्वेस्ट किया। इस कंपनी का नाम टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी यानी टिस्को रखा गया। 1932 में दोराबजी टाटा का डेथ हो जाता है। 1925 में जेआरडी टाटा ने बिजनेस में हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था। उनको एविएशन में ज़्यादा शौक था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1932 में टाटा एविएशन की शुरुआत हुई। इसकी पहली फ्लाइट खुद जेआरडी टाटा ने उड़ाई थी, जिसके बाद वो खुद इंडिया के पहले कमर्शियल पायलट बन गए थे। जेआरडी टाटा ने 1939 में गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट शुरू किया और ऐसे ही शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की। वही टाटा केमिकल्स जो आज टाटा साल्ट को मैन्युफैक्चर करता है। जेआरडी टाटा ने 1946 में एयर इंडिया की शुरुआत की। एयर इंडिया के स्टाफ, फूड और उनके हॉस्पिटैलिटी के वजह से एयर इंडिया को वर्ल्ड के टॉप एयरलाइंस में माना जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद जब गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज किया, तब से एयर इंडिया का डिक्लाइन शुरू हुआ। जेआरडी टाटा ने इस हार को देखते हुए हार नहीं माना। उन्होंने बाकी एरिया में टाटा को बढ़ाने में अपना ध्यान रखा। जेआरडी टाटा ने इंडिया में देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी देश में कोई कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है। यहाँ की औरतें बाहर के ब्रांड से ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी। इसको देखते हुए उन्होंने लेक्मी की शुरुआत की। लेक्मी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लक्ष्मी, पर उन्होंने जानबूझकर लक्ष्मी नाम ना लेक्मी रखा, क्योंकि इंडियन वीमेन फॉरेन ब्रांड को हाई क्वालिटी मानती थी। उन्होंने टाटा मोटर्स पर ध्यान दिया, जो आज भारत के कोने कोने में देखने को मिल जाता है। बिजनेस के अलावा जेआरडी टाटा ने इंडिया को 1962 की इंडो चाइना वार और 1965 की इंडो पाक वार के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह से सपोर्ट करने का एश्योरेंस दिया। उन्होंने टाटा के इंजीनियर को दिल्ली भेजा ताकि वो मिलिट्री इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकें। उन्होंने अपने एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज किया और इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 इयर्स डिफेंस प्रिपेयर्डनेस प्लान भी बनाया। 1991 तक जेआरडी टाटा ने टाटा मोटर्स का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था, यानी 84 तक पहुंचा दिया था। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉयज़ थे। जेआरडी टाटा का अब वक्त आ गया था रिटायरमेंट लेने का। उन्होंने सर रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। चेयरमैन बनने से पहले करीब 1962 तक सर रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे।
उनको जेआरडी टाटा बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है इंडिया में आकर बिजनेस को देखने का। सर रतन टाटा इंडिया आकर स्टील बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और वहां एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने इम्प्रेस मिल को लॉस से बाहर निकाला। उनके काम से उनको आगे प्रमोशन मिलता रहा। 1991 में सर रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने टाटा ग्रुप में टेक्नोलॉजी का यूज करने पर ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने ये देखा कि इंडिया में कोई भी कार ऐसी नहीं थी जो पूरी तरह इंडियन हो। उसके कुछ न कुछ मटेरियल दूसरे देशों से इंपोर्ट होता था। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहला 100% इंडिजिनस कार मैन्युफैक्चर की जो पूरी तरह इंडियन इक्विपमेंट से बना था। 1998 में सर रतन टाटा ने पूरी तरह एक इंडियन कार बनाई जिसका नाम इंडिया से इंडी लिया गया और कार से का लिया गया जिसको हम इंडिका के नाम से जानते हैं। इसके बाद रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस सॉफ्टवेयर सर्विस पर शिफ्ट किया क्योंकि उस वक्त टीसीएस डाटा हैंडलिंग जैसे काम पर ज़्यादा जोर देता था। डाटा हैंडलिंग एक ऐसा काम था जिसको कोई भी कंपनी कर सकती थी। अब टीसीएस वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर सर्विस को बनाने पर अपना फोकस शिफ्ट किया। टीसीएस ने दुनिया भर में अपने सॉफ्टवेयर सर्विस को एक्सपोर्ट किया। इसके बाद सर रतन टाटा ने इंडिया के मिडिल क्लास पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि इंडिया की एक मिडिल क्लास कार अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो एक कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस सिर्फ 1 लाख होगा। 2009 में उन्होंने लॉन्च की टाटा नैनो, पर टाटा नैनो एक फेलियर साबित हुआ। इंडिया में लोग कार को अपने स्टेटस से कंपेयर करते हैं, इसी वजह से नैनो कार को एक सस्ता और उसके डिज़ाइन से लोग खुद के स्टेटस को डाउन देखने लगे, जिस वजह से नैनो कार एक फेलियर साबित हुआ। इसके बाद सर रतन टाटा ने फॉरेन ब्रांड के साथ मिलकर टाटा एम्पायर को दूसरे देशों में एक्सपेंड करने पर भी फोकस किया। जैसे टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर और जैगुआर के साथ मिलकर काम किया। सिमिलरली आज के वक्त में टाटा के हर मेजर कंपनीज किसी न किसी वर्ल्ड क्लास कंपनीज के साथ मिलकर दुनिया के अलग अलग कोने में एक्सपेंड की हैं। टाटा ग्रुप का मानना था कि सबको साथ लेकर चलना है। शायद इसी वजह से आज टाटा ग्रुप के लिए इंडिया के लोगों के दिल में एक रिस्पेक्ट देखने को मिलता है। टाटा ग्रुप ने हमारे भारत को बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद।